नमस्कार। तारीख 26 नवंबर, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर आज इस्राइल लगा सकता है मुहर। उत्तरी इस्राइल के कई नेताओं ने कहा हार मानने जैसा होगा ये कदम। A lot of reservations that are coming through, particularly from communities in the north of Israel, close to the border with Lebanon. यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र से समझेंगे इस युद्ध विराम समझौते के मुख्य बिंदु। साथ ही करेंगे पाकिस्तान का रुख भी। जब तक खान हमारे पास नहीं आता, वो खुद आगे नहीं बैठता, खुद आगे नहीं बताता, तब तक हम यही हैं। जहां इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच चुके हैं इमरान खान के समर्थक, कहा तब तक डटे रहेंगे जब तक नहीं हो जाती पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई। संभल में हुई हिंसा के तकरीबन 48 घंटे बाद कितने सामान्य हुए हालात, जानेंगे ये भी। कल के मुकाबले में बेहतर हैं। बाजार में कुछ दुकानें खुली हैं, सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ होटल भी आज खुले हैं। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। रूस के यूक्रेन पर कथित तौर पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन में बुनियादी ढांचों को खासा नुकसान हुआ है। रूस ने सोमवार रात 188 ड्रोन यूक्रेन की तरफ लॉन्च किए। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि इसमें आधे से ज्यादा ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया गया। हमले के बाद पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े इलाके में बिजली चली गई। इसराइल का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री यूएफ गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आईसीसी ने इन दोनों को गजा में भुखमरी और मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसराइल की उप विदेश मंत्री शेरन हेस्केल ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट का कारण राजनीतिक था। We believe and we see, and from speaking to our allies as well. वो कह रही हैं, हम मानते हैं कि आईसीसी ने अपनी वैधता खो दी है। ये अदालत अब एक पॉलिटिकल टूल में तब्दील हो गई है। यही कारण है कि ये वास्तव में अपनी वैधता खो चुकी है। सहयोगी देश भी हमें समर्थन दे रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रपति बनने के पहले दिन से कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। उनका ये भी कहना है कि चीन से आयात होने वाली चीजों पर अतिरिक्त 10% कर लगाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन अमेरिका में इलीगल ड्रग्स के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। अब चीन ने चेतावनी दी है कि ऐसी ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतेगा। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने कहा कि व्यापार सहयोग से ही दोनों पक्षों को फायदा होता रहेगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें चटगांव के थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। चिन्मय दास के वकीलों ने मीडिया में दावा किया है कि उन्हें आधारहीन मामलों में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गिरफ्तारी पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा है, हम बांग्लादेश के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसमें उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को सौंपा है। वहीं झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद आज जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो सुमिरन से अभी आपने देश और दुनिया का हाल सुना। अब विस्तार से बात उस खबर की जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे ज्यादा चर्चा है और जिससे जुड़ी हर छोटी अपडेट पर सुमिरन सबकी नजरें हैं। खबर है इसराइल और लेबनान के बीच संभावित युद्ध विराम की। माना जा रहा है कि आज इसराइल हिजबुल्लाह के साथ 60 दिनों के युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। इस समझौते को हिजबुल्लाह ने तो हरी झंडी दे दी है और अब गेंद इसराइल के पाले में है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं सुमिरन कि इसराइल भी इस बार जो है वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन
इन दावों की पुष्टि तभी होगी जब इसराइल में अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक पूरी होगी और निर्णय को सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि इसी बैठक में प्रस्ताव को मुहर लगनी है। पर दिलचस्प ये है कि एक तरफ युद्ध विराम समझौते पर बैठक हो रही है सुमरन, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप जंग के मोर्चे का रुख करेंगी तो पाएंगी कि वहां हमले अब भी जारी हैं। जी, जैसा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली सेना के ऑफिशियल हैंडल को देख पाएंगे कि सेना ने दक्षिणी बेरूत की कई शहरों में और कई रिहायशी इमारतों जिनमें 2 स्कूल भी शामिल है उन्हें खाली करने का आदेश जारी किया है। यहाँ हमलों की खबर है और दक्षिणी बेरूत के ये वही इलाके हैं जहाँ हिजबुल्लाह की मजबूत पकड़ है। और बीती रात भी इजरायली सेना ने लेबनान और सीरिया की सीमा पर हमले किए। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान इस सीमा का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को हथियारों की पूर्ति करने के लिए कर रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कल इसराइल ने देश भर में जो हमले किए हैं उसमें 31 लोगों की जान गई है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी उत्तरी इसराइल में रॉकेट दागे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमले रुके हैं यहाँ पर, ये हमले रुक सकते हैं अगर इसराइल युद्ध विराम प्रस्ताव को हरी झंडी दे देता है। इसराइल पर दबाव तो है, फ्रांस हो, अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन, सभी इसराइल से अपील कर रहे हैं कि वो इसे मंजूर कर ले। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल कहते हैं, There is not an excuse for not implementing a ceasefire. Otherwise, Lebanon will fall apart. And every night Beirut is under जोसेफ बोरेल कह रहे हैं कि युद्ध विराम को ना मानने की अब कोई वजह नहीं है, वरना लेबनान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हर रात बेरूत भारी बमबारी से जूझ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज नेतन्याहू की सरकार अमेरिका और फ्रांस की तरफ से प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देगी। अब कोई बहाने या कोई और शर्तें नहीं होनी चाहिए। इस लड़ाई को बंद करिए, लोगों को मारना बंद करिए और शांति की दिशा में आगे बढ़ने की सोचिए। प्रेरणा, वहीं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि वो जितना संभव है उतनी कोशिश कर रहे हैं। You've also heard the secretary say that oftentimes the very last stages of an agreement. मैथ्यू मिलर कह रहे हैं, मुझसे पहले सचिवों के प्रमुख ने बताया है कि प्रस्ताव का आखिरी चरण सबसे मुश्किल होता है क्योंकि सबसे पेचीदा मुद्दों को आखिर के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सच है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश में हैं और इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस बार बात बन जाए और हमें उम्मीद है कि अब बात बनेगी। उधर लेबनान की संसद के डिप्टी स्पीकर इलियास बूसाब ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि अब युद्ध विराम में कोई गंभीर बाधा नहीं है जब तक कि नेतन्याहू अपना मन नहीं बदलते। और लेबनान के आम नागरिक भी इस युद्ध विराम प्रस्ताव की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के मध्य पूर्व संवाददाता ह्यूगो बशेगा। A lot of people here want a deal. You know, this country has been suffering a lot because of this conflict. बशेगा समझा रहे हैं कि ज्यादातर लोग यहाँ चाहते हैं कि ये डील हो जाए। आपको पता है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष के कारण ये देश काफी कुछ झेल रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। ये जब वापस अपने घर का रुख अब करेंगे तो उन्हें मलबे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसराइली हमलों में 3700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कूटनीति के रास्ते युद्ध विराम तक पहुंचने की कोशिश में प्रगति हुई है। यहाँ इसराइल की बात करते हैं तो उत्तरी इलाके जो लेबनान की सीमा से सटे इलाके हैं, वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता योलान नेल ने। A lot of reservations that are coming through, particularly from communities in the north of Israel, close to the border with उत्तरी इसराइल के इलाके में रहने वाले 60,000 ज्यादातर समुदाय people इस there have been प्रस्ताव को displaced लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं for रखते हैं। a लेबनान की year सीमा के between नजदीक रहने वाले कई Israel इसराइली and नागरिकों को Hezbollah, and it is a बीते stated 1 साल में war विस्थापित होना Israel पड़ा है। इसराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष से तकरीबन 60,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और इसराइली सरकार इन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाना चाहता है। हालांकि यहाँ के मेयर मौजूदा प्लान को काफ़ी नहीं मानते हैं, उन्हें सीमा पर बफर जोन की उम्मीद थी। सुमरन, जैसा कि नेल बता रही थी कि उत्तरी इसराइल के कई स्थानीय नेता युद्ध विराम के इस प्रस्ताव से खासे नाराज हैं और कुछ तो इसे हार मानने वाला प्रस्ताव भी बता रहे हैं। तो सवाल उठता है सुमरन कि इस प्रस्ताव को इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट जो है वो हरी झंडी देगी, इसकी कितनी संभावना है? जानने के लिए सीधा चलते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से। तो हरेंद्र, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये बैठक अब से कितनी देर में शुरू होनी है और इस कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे हैं? जी, ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटे में शुरू होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो जानकारी ये मिली है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सारे सिक्योरिटी कैबिनेट के
मेंबर्स को ये सूचना दी गई है कि 5:30 बजे स्थानीय समय 5:30 बजे, यहाँ अभी 4:10 हो रहे हैं, पर ये बैठक शुरू होगी। लेकिन इसके पहले जैसा कि आपकी चर्चा कर रही थी, यहाँ पर जंग के मोर्चे पे जो है वो काफी तेजी आई है। उसके पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री, जो कि इस कैबिनेट मीटिंग में उनका अहम रोल होगा, उन्होंने अपनी बैठक एक बुला रखी है डिफेंस हेडक्वार्टर्स में, और मुख्यालय में जो बातचीत हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो ऑपरेशंस हैं उसको जो है उस पर वो मुहर लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इनको संघर्ष विराम होने के पहले जो है उन पर अमल करना होगा फौज को, और जो तकरीबन 20 वहां पर मकान जो हैं उनको खाली करने का जो है ऑर्डर दिया गया है इस्राइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। तो जंग के मोर्चे पे दोनों तरफ से दरअसल काफी तेजी आई है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कैबिनेट के ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उनको नेतन्याहू तैयार कर लेंगे, उन्हें राजी करा लेंगे इस संघर्ष विराम के लिए। और उसके बाद नेतन्याहू के लिए जो सबसे अहम चुनौती होगी वो है उत्तरी इलाके के जो क्षेत्रीय जो वहां पर जो इस नेतृत्व है वो काफी नाराज है। वो कह रहा है कि ये एक तरह से समर्पण करने जैसा है, और इस्राइल अगर संघर्ष विराम करता है तो वहां पर लोग जो वापस लौटेंगे भी अपने घरों में, वो कभी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से सरेंडर कहा जा रहा है। कुछ यहाँ पर जो दक्षिणपंथी नेता हैं जैसे कि बेन-ग्वीर जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, या बेत्सलेल स्मोट्रिच जो कि यहाँ पर वित्त मंत्री हैं, उनके तरफ से भी इसका विरोध हो रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। सिक्योरिटी कैबिनेट के ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो नेतन्याहू के पक्ष में हैं, वो उनका जो फैसला होगा उसके साथ जाएंगे। तो संघर्ष विराम जो है उसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। और आपको एक बात और हम इस यहाँ पर बताऊं कि इसके लिए जो है अमेरिकी दबाव जो है वो काफी सार्थक साबित हुआ है, क्योंकि अमेरिका के तरफ से जिस तरह का दबाव बढ़ा है और इस तरह के इशारे किए गए हैं कि अगर इस्राइल जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होता है तो संयुक्त राष्ट्र में आगे किसी भी तरह का कोई रेजोल्यूशन आता है तो अमेरिका का रुख जो है वो बदल सकता है। अमेरिका से जो हथियार मिल रहे हैं उसको लेकर के भी उसकी पॉलिसी बदल सकती है। और साथ ही साथ आईसीसी का जो मामला है वो बेहद ही गंभीर मामला है, और उसको लेकर के भी अमेरिकी समर्थन का जो है की जरूरत है इस्राइल को, और उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ रुख जो है, राजनीतिक रुख जो है वो नजर आ रहा है। हरेंद्र, मुझे ये बताएं कि इस्राइल का इस बार इस प्रस्ताव को मानने के पीछे, जो कि बता रहे हैं आपकी संभावना प्रबल है, इस बार क्या इंटरेस्ट छिपा है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुख्य जो वजह है, एक तो अमेरिकी दबाव जो है वो है सबसे बड़ी वजह जो है, और मतलब एक भय कि संयुक्त राष्ट्र में अगर इस्राइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो अमेरिका जो है जिस तरह से वीटो का इस्तेमाल करता रहा है, यदा कदा जो है इस एक बार ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका ने एब्सटेन किया था, और उस तरह का अगर कोई रुख अपनाया जाता है, क्योंकि आप देखें कि बाइडन जो प्रशासन है उसके तरफ से पहले भी कई सारी पाबंदियां इस्राइल पर लगती रही हैं। बाइडन प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा कभी खुश रहा नहीं नेतन्याहू से, और अब तो नेतन्याहू ने भी खुल करके बाइडन के खिलाफ जो है वक्तव्य दिया है। यहाँ के पार्लियामेंट में उन्होंने बाइडन के खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं, और ये भी कहा है कि दोनों लोगों में सहमति आमतौर पर ज्यादातर चीजों पर सहमति नहीं बन पाती थी, और नेतन्याहू या फिर इस्राइल ने अपने फैसले खुद लिए हैं ज्यादातर, इस तरह की बात भी उन्होंने कही, और काफी आलोचना भी की है बाइडन का। तो माना यह जा रहा है कि जब तक ट्रंप जो है वो प्रशासन का कार्यभार नहीं संभालते हैं, तब तक ऐसा हो सकता है कि बाइडन की तरफ से दबाव बढ़े, और जिसका संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो इस पर असर पड़ सकता है, हथियारों की सप्लाई को लेकर के असर पड़ सकता है, और आईसीसी का जो है मुद्दा उसको बड़ी गंभीरता से यहाँ ली जा रही है, क्योंकि 124 देशों में जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं, इन दोनों के लिए जा पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इस मुद्दे ने भी एक तरह से पूरी दुनिया को विभाजित कर दिया है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो उसके मेंबर हैं आईसीसी के, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं। हंगरी ने खुल करके इस्राइल का समर्थन किया और कहा है कि नेतन्याहू को उन्होंने निमंत्रण भी भेजा, और ये भी कहा है कि वो उस पर अमल नहीं करेंगे। और कई सारे और भी ऐसे देश हैं जो कि खुल करके समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देश हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आईसीसी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर वो अमल करेंगे। तो इसका भी दबाव काफी कुछ जो है इस्राइल पर है। जी,
हरेंद्र, आखिरी और सबसे अहम सवाल, अगर आप इस प्रस्ताव के बारे में कुछ बता पाए, क्या प्रमुख बिंदु है इस प्रस्ताव को, अगर इस प्रस्ताव से अगर बात बन जाती है तो क्या बदलेगा, और क्या हमास के साथ भी समझौते का रास्ता खुलेगा इसके बाद? तो मैं आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। तो देखिए, हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी वो 8 अक्टूबर को मैदान में उतरे और उन्होंने ये कहा कि वो हमास के समर्थन में जंग में उतर रहे हैं और लगातार उनकी शर्त ये रही है कि जब तक इसराइल अपने हमले हमास के खिलाफ या फिर गजा में अपनी कार्रवाई को बंद नहीं करता है तब तक वो मैदान में डटे रहेंगे। खास बात अभी जो देखी जा रही है कि उस शर्त को हिजबुल्लाह भूल चुका है। इस पिछले 2 महीने में जो तेजी आई है लेबनान में जंग में उसके दरमियान, और अब उस तरह की कोई शर्त नहीं रखी जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसराइल जो है गजा में अपनी कार्रवाई जो जैसे चाहता है वैसे जारी रख सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई जो है कंडीशन नहीं रखा गया है। दूसरी, लेकिन जहां तक क्या होंगे इसके जो गाइडलाइंस हैं उसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो जो करारदाद था 1701 संयुक्त राष्ट्र का 2006 में, वही सारी बातें जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो प्रेजेंस है वहां पर दक्षिणी लेबनान में लिटनी नदी के पार उनको कर दिया जाएगा। वो तो सारा जो इलाका है वो लेबनान की जो आर्मी है उसके कंट्रोल में दिया जाएगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। वहां पर हिजबुल्लाह को रीआर्म होने से रोका जाएगा। तो वही सारी बातें हैं जो कि रेजोल्यूशन 1701 में थी। लेकिन एक अहम बात जो है, जो कि इसका समझौते का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अमेरिका से गारंटी इसराइल मांग रहा है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक चिट्ठी दी जाएगी इसराइल को, जिसमें इसराइल को ये हक दिया जाएगा कि अगर वहां पर इसका वायलेशन होता है, इसका उल्लंघन होता है, तो इसराइल कार्रवाई कर सकता है और अमेरिका उसका समर्थन करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है, कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे। जब आपको लग रहा है कि वो मस्जिद नहीं है या मंदिर नहीं है तो आप एक बार जांच हो जाने दीजिए, जो भी होगा वो सामने आएगा। संभल के शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका दायर करने वाले महंत ऋषिराज गिरी महाराज का इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले सुमरन, आप पाकिस्तान का रुख करना चाहेंगे? बिल्कुल, बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं और उससे निपटने के लिए वहां कड़े इंतजाम किए हैं प्रशासन ने। और ये लोग पीटीआई के समर्थक हैं, जो कि उनकी पार्टी। जी बिल्कुल, समर्थक हैं और उस पार्टी से भी एसोसिएटेड कई लोग हैं। और राजधानी इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस्लामाबाद प्रशासन ने पाकिस्तान के संविधान अनुच्छेद 245 के तहत कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए वहाँ सेना को बुला लिया है। और ये मार्च, सुमरन, मुझे लगता है 2 दिन हो गए इसे शुरू हुए। जी, आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्य इस्लामाबाद की ओर बढ़े और दूसरे दिन यानी सोमवार को बीते कल पीटीआई के कार्यकर्ताओं का काफिला पुलिस की नाकाबंदी को पार करते हुए इस्लामाबाद की सीमा में दाखिल हो गया। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी प्रदर्शन रैली में मौजूद रही, वही काफिले का नेतृत्व कर रही थी। और ताज़ा खबर ये है सुमरन की पीटीआई के समर्थकों का एक काफिला जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन में स्थित डी चौक पहुंच गया है। जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मांगे मंजूर होने तक इस्लामाबाद के डी चौक में धरना देने का ऐलान किया है। पीटीआई के पेशावर क्षेत्र के अध्यक्ष अरबाब नसीम ने बीबीसी को बताया कि 15 मिनट पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने मांगे मंजूर होने तक डी चौक पर धरना देने की घोषणा की। ये डी चौक आपने कल भी कार्यक्रम में बताया था। जी, ये एक ऐसी जगह है जिसे रेड जोन भी माना जाता है और यहाँ पे कई अहम कार्यालय, सरकारी कार्यालय हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है और संसद है और प्रधानमंत्री का आवास है। तो इसे एक काफ़ी अहम इलाका माना जाता है और प्रदर्शनकारी वहाँ तक पहुँच गए हैं, काफिला वहाँ तक पहुँच गया है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की थी और कहा था कि खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, ये नारे लगाए उन्होंने। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो इस क्षेत्र को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कॉल टू इमरान खान, कॉल लियो इमरान खान। इमरान खान ने ये कहा था हमें कि आप आओ और अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए आओ और पाकिस्तान के लिए आओ। इसलिए हम आए हैं और अब इंशाल्लाह ज़रूर
यहाँ पे स्टे करेंगे जब तक खान हमारे पास नहीं आता, वो खुद आगे नहीं बैठता, खुद आगे नहीं बताता, तब तक हम यहीं पे हैं। इस बीच हिंसा की भी खबरें आई हैं सिमरन। दोनों पक्ष अपने ऊपर हुई हिंसा का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार एक ट्रक की चपेट में आने से 4 अर्धसैनिक मारे गए हैं। अब फिलहाल माहौल क्या है, कितना टेंस बना हुआ है? क्योंकि कल भी बीबीसी संवाददाता फरहत जावेद मौके पर मौजूद थी और वो कह रही थी कि तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो आज कैसे हालात हैं, इसके बारे में वो बता रही हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर हाईवे पे हूँ, जो कि इस्लामाबाद की बड़ी हाईवेज में से एक है, और ये वो जगह है जो कल रात और आज सुबह सवेरे एक जंग का मैदान बना हुआ था, और अभी भी हम यहाँ टेंशन जो है वो फील कर सकते हैं। पुलिस की जानिब से इमरान खान के जो सपोर्टर्स इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हुए, उन पर टीयर गैस शेलिंग की गई, जबकि प्रोटेस्टर्स की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। अभी भी यहाँ हवा में जो टीयर गैस है उसको स्मेल किया जा सकता है। जगह जगह सड़क पर हमें पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, और जो टीयर गैस शेल्स के जो कैनिस्टर्स हैं वो भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद की सिचुएशन है। दोनों जो साइड्स हैं, गवर्नमेंट की भी और पीटीआई की, वो क्लेम कर रहे हैं कैजुअलिटीज़ का, जिनकी इंडिपेंडेंटली उनके क्लेम्स को अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर सके। इनकी जो क़यादत है वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है वो कर रही है, और उनका ये कहना है कि वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इमरान खान को रिलीज़ नहीं कर दिया जाता। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं वो एक खासी परेशानी का शिकार हैं। हमारी एक फ़ादर से बात हुई जिन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्हें रात को इसी रेजिडेंशियल एरिया से अपने बच्चों को एक सेफ़र जगह पे मूव करना पड़ा, जबकि एक और फादर जिनकी बेटी अस्थमा की मरीज़ है, उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनकी बेटी सारी रात टीयर गैस की स्मोक की वजह से वो स्ट्रगल करती रही है, और आज सुबह उसको भी मूव करना पड़ा। प्रेरणा, इस चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने फरवरी में आम चुनाव के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और दावा किया था कि आम चुनाव में जनादेश के साथ छेड़छाड़ हुई है। हालांकि मौजूदा सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। इस मामले को और बेहतर समझने में, और मैं बता दूं कि इस साल जनवरी में इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में 14 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है नेताओं की सत्ता में आने के बाद, कहा जा रहा है कि एक तरह से चक्र है जो दोहराया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसी राजनीति के बारे में और कुछ बता रही हैं इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता कैरोलीन डेविस। Imran Khan has been behind bars since August last year. इमरान खान पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने आम चुनाव लड़ा और फरवरी 2024 में हुए चुनाव में उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीटें मिली। इमरान खान ने कहा है कि उनके खिलाफ जो मामले हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। हमने देखा है कि जब उनकी सजा खत्म हो गई है तो उनके खिलाफ नए मामले लाए जा रहे हैं। सरकार ने बार बार कहा है कि अगर इमरान खान निर्दोष हैं तो उन्हें खुद को अदालत में साबित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो एक बात सामने आई है, एक पैटर्न है। राजनेताओं के सत्ता में आना और फिर किसी समय जेल जाना, यह चक्र दोहराया गया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ इमरान खान के साथ हुआ है। कई लोग यह सोचते हैं कि यह राजनीतिक इतिहास दोहराया जा रहा है। तो पाकिस्तान में उठापटक जारी है और आगे भी आने वाले कुछ दिनों में ऐसे हालात हमें देखने को मिल सकते हैं। अब सिमरन, संभल हिंसा की अगर बात करें तो कल भी हमने कार्यक्रम में विस्तार रूप से इस पर चर्चा की थी। बताया था कि यहाँ के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान कैसे हिंसा भड़की रविवार को, और किन लोगों की जान गई, उनके परिजन क्या कहते हैं, और किन किन लोगों पर पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन घटना के लगभग अब 48 घंटे जो हैं वो बीत चुके हैं जी। अब क्या हालात हैं, इस पर हमने अभी से कुछ देर पहले संभल में मौजूद बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से बात की है। सुनिए ये बातचीत। देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हालात एकदम सामान्य हो गए हैं, लेकिन कल के मुकाबले में बेहतर हैं। बाजार में कुछ दुकानें खुली हैं, सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ होटल भी आज खुले हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि धीरे धीरे हालात सामान्य होने की तरफ लौट रहे हैं। और आज हमें कुछ मुस्लिम मोहल्लों में भी लोग जो है बाहर दिखाई दिए। हालांकि जो मस्जिद के एकदम आसपास वाला मुस्लिम इलाका है वहां आपको अभी भी जो है पुरुष नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था, एफआईआर में करीब 2400 अज्ञात लोगों के नाम हैं, 250 लोगों को नामजद किया गया है। तो लोगों में गिरफ्तारी का डर है कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है अगर वो बाहर दिखे।
तो ये कार्रवाई, पुलिस की जांच अब कहाँ तक पहुंची है इन 24 घंटों में? देखिए, पुलिस ने आज भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं। कल जो है लोग, पहले से 27 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनका अस्पताल में मेडिकल करा के उन्हें अदालत में पेश किया गया था। कुछ को रिमांड पर भी लिया गया है और इनमें महिलाएं भी हैं, एक नाबालिग बच्ची भी है जिसको हिरासत में लिया गया है। तो अभी पुलिस जो है वीडियो और फुटेज जो घटना स्थल के हैं उनके आधार पर वहां जो उपद्रव में शामिल लोग थे उनको पहचानने की कोशिश कर रही है। आज जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का एक कहना था कि हम अभी जो वीडियो और जो ड्रोन से भी वहां पर फुटेज लिया गया था उसके जरिए जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने चेहरे पर नकाब लगा रखे थे तो उनको भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि कई श्रोता हैं जो पहली बार आज हमसे जुड़ रहे हों और शायद वो कल आपसे हमारी जो बातचीत हुई थी वो नहीं सुन पाए हों, तो उन्हें थोड़ा अगर आप समझाने की कोशिश करें कि रविवार को ये जो हिंसा हुई वो भड़की कैसे, थोड़ा संक्षेप में अगर आप समझा पाएं। कई ऐसे लोगों से बात की है जो उस दौरान जो है वहां मौजूद रहे थे, लेकिन कोई भी अपना नाम जाहिर करके बात करने को तैयार नहीं था। तो जब हमने उनसे सवाल करा कि माहौल तनावपूर्ण कब हुआ तो उन्होंने दो इसके कारण बताया। पहला एक कि मस्जिद से उस सर्वे के दौरान जो है मस्जिद के जो वजू का टैंक होता है, काफी बड़ा होता है वो, उसका पानी निकाला गया था। तो लोगों में ये भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई चल रही है और जैसे जैसे ये बात फैली तो और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते रहे। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वो मस्जिद के पास इकट्ठा थे तो पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और जो है बल प्रयोग करने का प्रयास किया, जिसके बाद जो है हालात तनावपूर्ण हो गए। लेकिन जब हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट अलग बताते हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि मस्जिद का सिर्फ टैंक से पानी निकाला गया था, वहां पर कोई खुदाई नहीं हुई थी। ये भ्रम की स्थिति और हो सकता है किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई हो कि मस्जिद में खुदाई चल रही है। इसके अलावा पहले बल प्रयोग करने के जो आरोप लोगों के हैं उसको पुलिस पूरी तरीके से खारिज करती है। पुलिस का कहना है कि अचानक से भीड़ इकट्ठा हुई, गलियों से लोग निकल कर आए और 8:30 बजे के आसपास जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और लगभग अगले 2 घंटे तक माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पुलिस और लोग हैं वहां पर, उनके बीच में झड़पें हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। कई सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें लोग जो है पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और हमने ऐसे भी वीडियो देखे हैं जिसमें पुलिस की तरफ से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं और गोली चलाई जा रही है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात को बिल्कुल इनकार किया और जब मैंने स्पेसिफिकली ये सवाल पुलिस अधिकारियों के सामने रखा कि वो जो बंदूक वीडियो में दिखाई दे रही है तो फिर वो क्या है, तो उनका कहना था कि वो पैलेट गन है। यहाँ सीधे सीधे स्पष्ट रूप से 2 पक्ष हैं। अब जिस शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका दायर की गई थी सुमरन, ये याचिका दायर की थी महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने। ऐसा करने के पीछे क्या है उनके तर्क, सुनिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा के साथ उनकी हुई बातचीत के इस छोटे अंश में। ये याचिका जो दायर हुई 19 तारीख को जी, उसमें आपका भी नाम है, आपकी भी तरफ से आप जी, क्या दावा है आप लोगों का? वो हरिहर मंदिर है और जो साक्ष्य हैं वो हमने कोर्ट को दे दिए। वो हरिहर मंदिर ही है। जैसे आप पहले सर्वे में थे जी, तो क्या क्या आपको नजर आया जिसके आधार पे आप? मैं बाहर था, अंदर नहीं था और जो भी प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं वो हमने कोर्ट को उपलब्ध करा दिए हैं और माननीय न्यायालय आपको बहुत जल्दी 29 तारीख को अच्छा निर्णय सुनाएगा। क्या दावा है आपको, मतलब किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्योंकि वो तो मस्जिद है, सदियों से उसमें नमाज हो रही है। हमारे जो आधार थे, जितने साक्ष्य थे, हमने कोर्ट को उपलब्ध करा दिए। अब ये जांच का विषय है कि हमारे जो आधार हैं, साक्ष्य हैं, क्या वो जांच के विषय पे सही ठहर रहे हैं कि नहीं ठहर रहे। उस दिन सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था क्या 19 तारीख को? वो अंधेरा था, रात थी। तो ये दूसरा सर्वे होगा, इसकी जानकारी आपको कब मिली? मेरे को बता दिया गया था सर्वे हो रहा है। हाँ, उन दोनों पक्षों से ये जो सर्वे हो रहे हैं, दोनों टीमों को बैठा के शासन प्रशासन और निश्चित करता है कि सर्वे हो, ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है, ठीक तो दूसरे सर्वे के बारे में आपको कब बताया गया था? मेरे को पहले ही बताया गया था, मतलब 23 तारीख को या 23 तारीख को बता दिया गया था कि सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर साहब की तरफ से? नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से? नहीं, मेरे वकील साहब ने। आपके जो वकील साहब हैं विष्णु जी, वो गए थे सर्वे में? हाँ जी। आपको कब पता चला कि वहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण हो रही है? बस लोगों ने फोन करके बताया। आप यहीं पे थे? जी। तो उसके बाद आप यहीं रहे या वहाँ गए थे? नहीं, मैं यहाँ पे रहा। ये जो घटनाएं हुई वहाँ पर, हाँ, कई लोगों की जान भी गई है, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? ये बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए सब, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो मस्जिद समिति से जुड़े लोग हैं या जो शहर के मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं है, उनका भ्रम है, पैदा वो कर रहे हैं। न्यायालय पे उन्हें विश्वास होना चाहिए जब हमें विश्वास है। जब आपको लग रहा है कि वो
मस्जिद नहीं है या मंदिर नहीं है, तो आप एक बार जांच हो जाने दीजिए, जो भी होगा वो सामने आएगा। महंत ऋषि राजगिरी महाराज से ये बातचीत कर रहे थे बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। ये था आज का पॉडकास्ट, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुझे यानी सुमिरनप्रीत कौर और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार।